हेलो दोस्तों, मैं हूँ राधा तिवारी। गंगा सागर साहित्य चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक करवाने जा रही हूँ। टॉपिक क्या है? एक सीरीज चालू कर रही हूँ विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी जी की जो पुस्तक है आलोचनात्मक हिंदी साहित्य का सरल इतिहास। विश्वनाथ त्रिपाठी जी की है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हिंदी साहित्य के इतिहास पढ़ने के लिए जो बेस अपना शुरुआत कहाँ से करें, तो हिंदी साहित्य का सरल इतिहास पढ़ें तो वहाँ से हमारा क्या है, बेस मजबूत होगा। तो उसे हम पढ़ रहे हैं, आज शुरुआत कर रहे हैं। आज है फर्स्ट क्लास है, देखते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या है। विषय क्रम आदिकाल हम पढ़ेंगे। आदिकाल में हम क्या क्या सब टॉपिक पढ़ेंगे। सामाजिक स्थिति पढ़ेंगे, सिद्ध कवि, नाथ कवि, जैन मतावलंबी कवि, वीर गाथा काव्य, वीर गाथा काल के अन्य कवि, समान विशेषताएं पढ़ेंगे। फिर हम क्या पढ़ेंगे? भक्ति काल पढ़ेंगे। भक्ति काल के उदय का सामाजिक आधार, भक्ति काल की धाराएं, विभिन्न संप्रदाय, सूफी साधना क्या क्या पढ़ेंगे हम? अन्य मत, भक्त साहित्य के रूपात्मक स्रोत भी पढ़ेंगे हम। निर्गुण काव्य ज्ञानाश्रयी शाखा, प्रेमाश्रयी शाखा, सूफी काव्य धारा, निर्गुण काव्य धारा की सामान्य विशेषताएं, राम भक्ति धारा, कृष्ण भक्ति धारा, अन्य कृष्ण भक्ति कवि, कृष्ण भक्ति काव्य की विशेषताएं, हिंदी भक्ति काव्य की विशेषताएं हम पढ़ेंगे। फिर हम क्या पढ़ेंगे? रीतकाल। रीतकाल के अंतर्गत क्या क्या हम पढ़ेंगे? सामान्य परिचय, रीतकाल के प्रमुख कवियों का परिचय, रीत सिद्ध कवि, प्रमुख रीत मुक्त कवि, रीतकाल की सामान्य विशेषताएं, रीतकाल के आधुनिक अवशेष। फिर हम आगे क्या पढ़ेंगे? आधुनिक काल। आधुनिक काल के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे? पूर्वभास, खड़ी बोली गद्य का विकास, भारतेंदु युग का साहित्य, भारतेंदु युग के प्रमुख रचनाकार, भारतेंदु युगीन रचना का विकास, द्विवेदी युग, गांधी युग का साहित्य, यथार्थ और स्वप्न की अभिव्यक्ति, प्रमुख आलोचक, छायावाद, राष्ट्रीय स्वाधीनता, शक्ति का काव्य, छायावादोत्तर काव्य, प्रगतिशील काव्य। फिर हम क्या पढ़ेंगे? स्वतंत्रोत्तर हिंदी साहित्य, सामान्य परिचय, भूमंडलीकरण, दलित चेतना, नारी चेतना, आधुनिक उत्तर आधुनिकता, इतिहास का अंत, प्रगतिशील काव्य धारा। हम ये सब पढ़ेंगे किसमें? हिंदी साहित्य के सरल इतिहास बुक के जो विषय दिया गया है, विषय क्रम हम वो देख लिए हैं। अब देखते हैं विषय प्रवेश हम कैसे पढ़ेंगे। शुरुआत अपना बेस मजबूत करते रहिए, क्योंकि अगर हम डायरेक्टली रामचंद्र शुक्ल की वाली बुक अगर उठा लेंगे तो हो सकता है हमारे समझ में ना आए। तो हम शुरुआत से अगर तैयारी करना चाह रहे हैं, CUT, UG, PG, UGC नेट, तो ऑल हिंदी एग्ज़ाम जिसमें हिंदी साहित्य का इतिहास लगा है, यदि तो अगर हमें शुरुआत करनी है तो हिंदी साहित्य का सरल इतिहास विश्वनाथ त्रिपाठी वाली बुक से हम करेंगे। देखते हैं हम विषय प्रवेश का क्या है। हिंदी शब्द का प्रयोग हम विविध अर्थों में करते हैं। सुविदित है कि हिंदी भारत की राजभाषा है। राज शब्द का प्रयोग भाषा के लिए बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि भारत की कोई भाषा प्रजाभाषा नहीं है। याद रखिएगा, आप नोट्स से भी बना सकते हैं। जैसे कि हिंदी शब्द का प्रयोग हम विविध अर्थों में करते हैं। सुविदित है कि भारत की राजभाषा, राज शब्द का प्रयोग भाषा के लिए बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि भारत की कोई भाषा प्रजाभाषा नहीं है। राजभाषा का अर्थ केवल केंद्र की सरकारी भाषा है। हिंदी भारत की संपर्क भाषा है। इसका अर्थ यह है कि केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार के बीच संपर्क की भाषा है। हिंदी मूलतः हिंदी भाषी क्षेत्र अर्थात हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की राज्य भाषा है। अब आप जैसे कि नोट्स बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे कि हिंदी के जो हिंदी भाषी क्षेत्र हैं, हिंदी भारत की संपर्क भाषा है। इसका अर्थ है कि केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार के बीच संपर्क की भाषा है। हिंदी मूलतः हिंदी भाषी क्षेत्र कौन कौन से हैं? एग्जाम में यदि पूछ ले, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। इन क्षेत्रों की अपनी अपनी बोलियां हैं। आदिवासियों की बोलियां तो अपने स्वतंत्र अस्तित्व रखती हैं।
हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियां कौन कौन सी हैं? कुमायूनी, गढ़वाली, हिमाचली, हरियाणवी, खड़ी बोली, ब्रजी, अवधी, बघेली, बुंदेलखंडी और भोजपुरी। इन बोलियों की अनेक उपबोलियां हैं। कहा जाता है कि 10 कोस पर भाषा बदल जाती है। याद रखिएगा, क्या कहा जाता है कि 10 कोस पर भाषा बदल जाती है। प्रश्न है कि इस बहुबोली समूह को हम हिंदी क्यों कहते हैं, या दूसरे शब्दों में हम इन्हें हिंदी के अंतर्गत क्यों मानते हैं? ऐसा इसीलिए है कि इनका व्याकरणिक रूप थोड़ा बहुत भिन्नता के बावजूद समान है। इनकी शब्दावली भी अधिकांशतः समान है। इन बोलियों और उपबोलियों का व्यवहार करने वाले एक दूसरे की बोली समझ लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इनमें परंपरा से केंद्रोन्मुख भाषा में साहित्य रचा जाता रहा है। इस क्षेत्र में ब्रजी और अवधी दो प्रमुख हैं, विख्यात साहित्य भाषाएं रही हैं। प्रमुख बोली कौन कौन सी है? याद रखिएगा, प्रमुख बोली कौन कौन सी है? अवधी और ब्रज है। विख्यात साहित्य भाषाएं रही हैं जिनमें विश्व स्तरीय समृद्ध साहित्य रचा गया है। इस विशाल भाषा प्रदेश के समाचार पत्र, दूरदर्शन केंद्र, आकाशवाणी केंद्र, विद्यालयों आदि में नागरिक हिंदी कौन सी हिंदी? नागरिक हिंदी का व्यवहार करते रहे हैं, साहित्य रचते हैं, पत्र व्यवहार करते हैं तथा राजनीतिक मुद्दों अपने विचार पर व्यक्त करते रहे हैं। परंपरा से आज तक इस प्रदेश की मानक भाषा हिंदी रही है। हमें इस स्लाइड से क्या पता चलता है कि हिंदी भारत की राजभाषा है, अर्थात क्या है? जो सरकार के कामकाजी भाषा में प्रयोग भाषा है वही राजभाषा है। क्या है? राज शब्द का प्रयोग भाषा के लिए बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि भारत की कोई प्रजा भाषा नहीं है। राजभाषा का अर्थ केवल केंद्र की सरकारी भाषा से है। हिंदी भारत की संपर्क भाषा है। अब हम चलते हैं। मानक हिंदी का क्षेत्रीय बोलियों से कोई विरोध नहीं है, उल्टे ये बोलियां हिंदी के क्रमिक विकास में सहयोग ही करती आई हैं। इतने बड़े भाषा क्षेत्र में कभी कभी विवाद उठना स्वाभाविक है। इतने बड़े क्षेत्र में यदि बोलियां हैं, भाषाएं हैं, तो कभी कभी उनमें विवाद हो जाना स्वाभाविक है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आज की मानक हिंदी का आधार खड़ी बोली है, जो पश्चिमी क्षेत्र की इस खड़ी बोली में हिंदी की अन्य बोलियों ने अपना योगदान करके उसके मानक रूपों का निर्माण किया है। साहित्य शब्दों के माध्यम से परिस्थिति विशेष के ऐसे चित्र खींचता है या ऐसे विचार प्रस्तुत करता है कि हृदय उद्वेलित हो उठता है, मार्मिकता पैदा होती है। इस मार्मिकता के आधार और कारण बदलते रहते हैं। इस परिवर्तन का आधार हमारा इतिहास बोध है, जो परोक्ष तौर पर हमारे मूल्य और नैतिक मानदंड भी बदलता रहता है। कहते हैं कि संसार परिवर्तनशील है। इस परिवर्तनशीलता का प्रभाव हमारे भाव जगत पर भी पड़ता है। संसार की परिवर्तनशीलता के संदर्भ में साहित्य में परिवर्तन की खोज करना और उसकी व्याख्या करना साहित्य के इतिहास का कार्य क्षेत्र है। इतिहास क्या है? हम जाने इतिहास क्या है। हमारा वर्तमान निरंतर अतीत में समाता जा रहा है। हम वर्तमान को देखते हैं, अतीत को हम नहीं देख पाते हैं। लेकिन मनुष्य स्वभावतः इतिहास में भी झांकने का निरंतर प्रयास करता रहा है। अतीत में जाते रहने की प्रक्रिया में वर्तमान अपने कुछ चिन्ह छोड़ जाता है। पुराने भवन, जैसे कि क्या छोड़ जाता है? पुराने भवन, शिलालेख, ताम्रपत्र के सिक्के, भाषा साहित्य, मिथक, किंवदंतियाँ आदि ऐसी ही चीज़ें हैं, इन्हें इतिहास का अवशेष समझना चाहिए। जैसे हम पुरानी सभ्यता पढ़ते हैं, मोहनजोदड़ो, तो हमें पता चलता है पुराने अवशेष क्या थे। तो वैसे ही हमें इतिहास से क्या क्या पता चलता है। मिथक, किंवदंतियाँ, पुराने भवन, शिलालेख, ताम्रपत्र के सिक्के, ऐसे हमें पुराने अवशेष मिलते हैं। इन्हीं अवशेषों के आधार पर इतिहासकार इतिहास का पुनर्निर्माण करते हैं। आज अशोक नहीं है, किंतु उसके शिलालेख हैं।
क्या है, आज अशोक नहीं है किंतु उसके शिलालेख हैं, अकबर नहीं है किंतु आईने अकबरी है। इनसे जो जानकारियाँ मिलती हैं उन्हीं के आधार पर इतिहास की रचना होती है। ये अवशेष ही इतिहास लेखन की आधारभूत सामग्री हैं। यदि पूछ ले कि इतिहास लेखन की आधारभूत सामग्री क्या है, तो पुराने भवन, शिलालेख, ताम्रपत्र के सिक्के, भाषा साहित्य, मिथक, किंवदंतियाँ और जो जैसे कि अशोक हैं उनकी पुस्तकें हैं, और जो है बाबर हैं, जितने पुराने इतिहासकार हैं उनके जो पुराने पुस्तकें हैं, ऐसे अवशेषों से हम क्या करते हैं, इतिहास लेखन की आधारभूत सामग्री तैयार करते हैं। साहित्य का इतिहास भी ऐसे ही पुनर्निर्मित किया जाता है। समस्त प्राचीन साहित्य जैसे 84 वैष्णव की वार्ता, 200 वैष्णव की वार्ता, कबीर, सूर, तुलसी, जयसी, मीरा, भारतेंदु, हरिश्चंद्र आदि की रचनाएं हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की आधारभूत सामग्री हैं। अब आपको जैसे पूछ ले कि हिंदी साहित्य के इतिहास की आधारभूत सामग्री क्या है, तो 84 वैष्णव की वार्ता, 200 वैष्णव की वार्ता, कबीर, सूर, तुलसी, जयसी, मीरा, भारतेंदु हरिश्चंद्र आदि की रचनाएं हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की आधारभूत सामग्री हैं। हिंदी भाषा साहित्य के इतिहास की कुछ जानकारियों के बाद अब हम हिंदी साहित्य के इतिहास का परिचय प्राप्त करेंगे। सामान्यतः हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रारंभ 1000 ईस्वी के आसपास माना जाता है। क्या? सामान्यतः हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रारंभ 1000 ईस्वी के आसपास माना जाता है। राहुल शंकरत्यायन सराहपा को पुरानी हिंदी का कवि मानते हैं। याद रखिएगा, राहुल शंकरत्यायन क्या मानते हैं? राहुल शंकरत्यायन मानते हैं पुरानी हिंदी का कवि। किसको मानते हैं? सराहपा को मानते हैं। इस दृष्टि से हिंदी साहित्य का इतिहास लगभग 2 शताब्दी पूर्व 9वीं शताब्दी से शुरू हो जाता है। सराहपा की पुरानी हिंदी रचनाएं परिमाण में बहुत कम उपलब्ध हुई हैं, इसीलिए हम 1000 ईस्वी से ही हिंदी साहित्य का उद्भव मानना उचित समझते हैं। कहने की आवश्यकता नहीं है कि हिंदी साहित्य का प्रारंभ हिंदी भाषा में साहित्य रचना से शुरू हुआ होगा। इसीलिए इतिहासकारों के सामने यह समस्या है कि वे हिंदी की अपभ्रंश यानी पूर्व भाषा से किन विशेषताओं के आधार पर अलग पहचान स्थापित करें। भाषा प्रवाह नदी जल के समान होता है। भाषा प्रवाह कैसा होता है? नदी के जल के समान होता है। उसे हम किसी एक बिंदु से सर्वथा भिन्न या नवीन घोषित कर सकते हैं। हमें देखना होगा कि अपभ्रंश किन भाषा प्रवृत्तियों के कारण हिंदी में रूपांतरित हुआ है। कुछ विद्वानों के अनुसार ये प्रवृत्तियाँ 3 हैं। क्षतिपूर्वक दीर्घीकरण, परसर्गों के प्रयोग की अधिकता, तत्समीकरण। कहते हैं कि जो अपभ्रंश हमें देखना होगा कि अपभ्रंश किन भाषा प्रवृत्तियों के कारण हिंदी में रूपांतरित हुआ है। तो विद्वानों ने इसके 3 कारण माने हैं। क्षतिपूर्वक दीर्घीकरण, कौन सा? क्षतिपूर्वक दीर्घीकरण, परसर्गों के प्रयोग की अधिकता और तत्समीकरण। ये क्या है? 3 कारण माने गए हैं किसके? अपभ्रंश के किन भाषा प्रवृत्तियों के कारण हिंदी में रूपांतरित हुआ है। तो क्षतिपूर्वक दीर्घीकरण, परसर्गों के प्रयोगों की अधिकता और तत्समीकरण। अपभ्रंश में हाथ के लिए हथ शब्द चलता था। क्या? हाथ शब्द के लिए अपभ्रंश में क्या शब्द चलता था? हाथ। हिंदी में वह हाथ हो गया, ता हट गया और हा के आकार में जुड़कर हाथ बन गया। यानी ध्वनियों में आधे ताकि क्षति और आ को आ कर दिया, छोटा आ को बड़ा आ बनाकर उसकी क्षतिपूर्ति की गई। काज को काम, 7 8 जैसे शब्द इसी प्रवृत्ति से बने हैं। संस्कृत प्राकृत में परसर्ग नहीं होते भी होंगे तो वे नगण्य हैं, यानी उनकी कोई गणना नहीं है।
परसर्गों का काम विभक्तियों से चलाया जाता था। जो परसर्ग हैं उनका जो काम है विभक्तियों से चलाया जाता था। अपभ्रंश में कहीं कहीं परसर्ग मिलते हैं, लेकिन हिंदी में परसर्गों का प्रयोग अधिक होने लगा। यह दूसरी प्रवृत्ति है जिसके कारण हिंदी अपभ्रंश से अलग हुई। ऐसे में शशि के मुख से अहि से निकसें, शशि के मुख से अहि से निकसें, यानी चंद्रमा के मुख से माना सर्प निकल रहा हो। शशि के मुख से अहि से निकसें, जैसे माना गया है कि चंद्रमा के मुख से मानो सर्प निकल रहे हों। जैसे पंक्ति आती हैं, पाली, प्राकृत तथा अपभ्रंश तत्सम शब्द ढूंढने पर भी मुश्किल से मिलते हैं। पाली में तो राजा को लाजा होता है। पाली में राजा को क्या बोला जाता है? लाजा होता है। पुरानी हिंदी में तत्सम शब्दों का पुनर्प्रचलन होता था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का अनुमान है कि ऐसा अर्थबोध को स्पष्ट करने के लिए हुआ होगा। अपभ्रंश एक ही शब्द कभी कभी अनेक अर्थों में प्रयुक्त होता था, जैसे गज और गत दोनों के लिए गए। गज और गत अपभ्रंश शब्द कभी कभी अपभ्रंश एक ही शब्द कभी कभी अनेक अर्थों में प्रयुक्त होता है, जैसे गज और गत दोनों के लिए गए है। इससे अर्थबोध में गड़बड़ी होती थी। कुछ लोगों का विचार है कि तत्सम शब्दों का पुनर्प्रचलन वैष्णव धर्म के प्रचार के कारण हुआ है। पृथ्वीराज रासो में वर प्रमुदीय प्रथमाधिपति जैसी पंक्ति है। सारांश यह है कि अपभ्रंश में क्षतिपूर्वक दीर्घीकरण, परसर्गों के प्रयोगों की अधिकता और तत्सम शब्दों के पुनर्प्रचलन की प्रवृत्तियां आ जाने पर उसका विकास हुआ है। पुरानी हिंदी में हुआ है। ये प्रवृत्तियाँ साहित्य में 10वीं शताब्दी के आसपास से मिलने लगती हैं। अतः हम हिंदी साहित्य के इतिहास का आरंभ 1000 ईस्वी से मान सकते हैं। पंडित रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम प्रधान साहित्यिक प्रवृत्ति को विभिन्न कालखंडों का नामकरण का आधार माना था। क्या है? पंडित रामचंद्र शुक्ल ने प्रधान साहित्यिक प्रवृत्ति को विभिन्न कालखंडों के नामकरण का आधार माना है। इसी पद्धति पर उन्होंने वीरगाथा काल को, पूर्व मध्य काल को भक्ति काल, उत्तर मध्य काल को रीत काल क्या क्या कहा है? वीरगाथा काल, आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है रामचंद्र शुक्ल ने। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल, पूर्व मध्य काल को भक्ति काल, उत्तर मध्य काल को रीत काल और आधुनिक काल को गद्य काल कहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। आदिकाल को वीरगाथा काल, पूर्व मध्य काल यानी पूर्व में भक्ति, पूर्व मध्य काल को भक्ति काल, उत्तर मध्य काल बाद में उत्तर में रीति काल और आधुनिक काल को गद्य काल कहा है। वीरगाथा और भक्ति को प्रधान प्रवृत्ति मानते समय उनके ध्यान में साहित्य का भावपक्ष रहा होगा, जबकि रीति और गद्य स्वगत रूपगत प्रवृत्तियां हों। जहाँ तक आदिकाल का प्रश्न है, ग्रियर्सन ने इसे चारण काल कहा है। आदिकाल को ग्रियर्सन ने क्या कहा है? चारण काल कहा है। मिश्र बंधुओं ने प्रारंभिक काल कहा। याद रखिएगा, आदिकाल के संदर्भ में किन किन आलोचकों ने क्या क्या कहा है। आदिकाल को रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल कहा है, ग्रियर्सन ने चारण काल कहा है। मिश्र बंधुओं से प्रारंभ होता है, मिश्र बंधुओं ने प्रारंभिक काल कहा है। राहुल शंकरत्यायन ने सिद्ध सामंत काल कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल कहा है। यानी जो आदिकाल शब्द है वो किसकी देन है? तो आदिकाल नामकरण हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया है। और आदिकाल को क्या कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल, और जो है ग्रियर्सन ने चारण काल, मिश्र बंधुओं ने प्रारंभिक काल, राहुल शंकरत्यायन ने सामंत काल कहा है। इस प्रकार हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन, नामकरण, विभिन्न कालखंडों की कालवधियाँ इस प्रकार हैं। अब हम देखते हैं जो रामचंद्र शुक्ल ने नामकरण किया है उनका समय भी देख लेते हैं। आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है। इसका समय माना है 1050 से 1350 तक।
संमत 1050 से संमत 1375 तक। पूर्व मध्यकाल को भक्तिकाल कहा है। इसका समय संमत 1375 से लेकर के संमत 1700 तक माना है। कब तक? 1700 तक। फिर आते हैं हम उत्तर मध्यकाल। उत्तर मध्यकाल को रीतकाल कहा है। संमत 1700 से 1900 तक माना है। कब तक? 1900 तक माना है। आधुनिक काल यानी गद्य काल को संमत 1900 से अब तक माना है। शुक्ल जी का काल विभाजन तो प्रायः सर्वमान्य है, किंतु परवर्ती इतिहासकारों ने आदिकाल और रीतकाल के नामकरण और प्रधान प्रवृत्तियों के विषय में शुक्ल जी से गंभीर मतभेद प्रकट किया, जिसकी चर्चा हम यथाअवसर करेंगे। यद्यपि हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रारंभ 1000 ईस्वी के आसपास से माना जाता है, किंतु हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रारंभिक काल को ठीक से समझने के लिए हमें कुछ पहले की साहित्यिक गतिविधियों का परिचय प्राप्त कर लेना चाहिए। पहले कहा जा चुका है कि इस काल में रचित अनेक अपभ्रंश रचनाओं और नाथ सिद्धों की भाषा को पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी भाषा कहा था। वस्तुतः पुरानी हिंदी से उनका तात्पर्य परनिष्ठित अपभ्रंश से विकसित यह अपभ्रंशोत्तर भाषा से है। सिद्धों, नाथों, जैन मुनियों के दोहे, पद्य संदेश रासक, उक्त व्यक्ति प्रकरण, राउरबेल, प्राकृत पैंगलम के अनेक छंद, हेमचंद्र के प्राकृत व्याकरण में संकलित अनेक दोहे पुरानी हिंदी के अंतर्गत पंडित रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में आदिकाल को अपभ्रंश काल और देशभाषा काव्य में विभाजित किया है। आदिकाल और देशभाषा काव्य। देशभाषा काव्य को वीरगाथा काल कहा है। वीरगाथा काव्य को पुरानी हिंदी के ही अंतर्गत मानना चाहिए। पुरानी हिंदी में अपभ्रंश और हिंदी की भाषाएं एवं साहित्यिक विशेषताएं मिली जुली हैं, इसीलिए आदिकाल को अपभ्रंश और हिंदी का संधिकाल भी कहा जाता है। आदिकाल को हिंदी का संधिकाल भी कहा जाता है। हिंदी भाषा और साहित्य का स्वरूप वस्तुतः भक्ति काल में सामने आता है। अतः अब हम आदिकाल तथा उत्तरवर्ती कालखंडों का इतिहास का क्रमवार परिचय प्राप्त करेंगे। अभी के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? आदिकाल पढ़ेंगे। आदिकाल से हम शुरुआत करेंगे। ये हम आदिकाल से शुरुआत की पहले की सामाजिक स्थिति देख चुके हैं। पृष्ठभूमि हम देख चुके हैं कि कैसे कैसे भाषाओं का क्या क्या उपयोग हुआ है, कैसे कैसे भक्ति का आदिकाल के पहले जो कैसे कैसे जो है पुस्तकें ली गई हैं, क्या हुआ है, हम देख चुके हैं। अब हम आदिकाल से अगला लेक्चर लाएंगे। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।